Good afternoon, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Manila College, Chaibasa. Last class of BCA third semester in paper Software Engineering Principles, 7th video lecture, we had discussed coding and testing of software. And today we'll read Software Quality Assurance and Software Maintenance. And today this is 8th lecture and your last lecture as per your syllabus. Okay. First of all, ISO 9000. ISO 9000 is an international standard of quality management. Your actually software quality assurance, first we have to read ISO 9000, International Standard of Quality Management and Quality Assurance. It certifies the companies that they are documenting the quality system elements which are needed to run a efficient and quality system. ये जो ISO मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक तरह से एक संस्था है जो कि किसी भी प्रोडक्ट का एक या कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो उसका क्वालिटी मैनेजमेंट और एक तरह से उसको क्वालिटी एश्योर करता है कि हाँ इसका क्वालिटी का लेवल क्या होगा, और एक तरह से सर्टिफाई करती है कंपनीज़ को कि उसका डॉक्यूमेंटेशन के रूप में सर्टिफाई करे कि ये कितना एफिशिएंट है और इसका क्या क्वालिटी है। ISO 9000 सर्टिफिकेशन सर्व्स एज ए रेफरेंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिपेंडेंट पार्टीज। और ISO सर्टिफिकेशन जब कोई कंपनी को जब मिलता है तो वो एक तरह से हर एक पार्टी को अलग अलग एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में और एक रेफरेंस देता है कि सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ इसका क्वालिटी ये होगा। In particular, a company awarding a development contract can form his opinion about the possible vendor performance based on whether the vendor has obtained ISO 9000 certification or not. इस तरह से कंपनी किसी भी मान लीजिए कि उसका जो वेंडर है तो उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसके कॉन्ट्रैक्ट भी वो साइन करती है या उसको एक ISO 9000 की सर्टिफिकेशन देती है कि उसने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसको देगी, और नहीं अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है तो वो अवॉर्डेड नहीं करेगी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द ISO 9000 स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी सिस्टम। इस तरह से ISO 9000 जो है एक तरह से एक गाइडलाइन है एक जो कि पूरे क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है, स्पेसिफाई करता है। ISO 9000 इज ए सीरीज ऑफ 3 स्टैंडर्ड। इस जो ISO 9000 में 3 तरह का स्टैंडर्ड है, ISO 9001, ISO 9002 एंड ISO 9003। The ISO 9000 series of standards are based on the premises that if a proper process is followed for production, then good quality products are bound to follow automatically. तो ISO 9000 जो सीरीज़ है ये एक तरह से उसको बाउंडेड करता है कि अगर आपका प्रोसेस अगर आपका प्रॉपर वे में है और आपका जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में हुआ है तो उसका अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी जो प्रोडक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो बाउंडेड है कि उसको सर्टिफाई करेगी। अब जो हम लोग को पढ़ना है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए तो यहाँ ISO 9000 का क्या मतलब है और यहाँ किस तरह से सर्टिफाई करती है। ISO 9000 फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर ऑफ अदर काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट आर एज फॉलो। अब यहाँ हम लोग एक कंपेयरिंग करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और अदर जो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में वहाँ दोनों के बीच में इस तरह के कैसे ये सर्टिफाई करेगी ISO 9000। क्योंकि सॉफ्टवेयर इज़ इंटेंजिबल एंड देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप का होता है, वो हमेशा चेंजेबल होता है, हमेशा उसको हम अपडेट करते रहते हैं, तो इस तरह से उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। इट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल एंड देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, सॉरी रिपीट हो गया। इट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर वुड नॉट बी विजिबल टू द यूज़र अंटिल द डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीट एंड द सॉफ्टवेयर इज़ अप एंड रनिंग। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर जनरली हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब यूज़र देखता है, यूज़र इसको यूज करता है तो अब वहाँ पर यूज़र के हिसाब से मतलब कि डेवलप चूँकि हुआ है या कैसे रन कर रहा है उसके थ्रू ये पता चल पाता है। क्योंकि हम लोग जब सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है तो उस तरह वो प्रोग्रामर जो होता है वो तो अपने ढंग से सही प्रोग्राम लिखता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, बट यूज़र को अब किस तरह चाहिए वो उसको रन करने में या उसको यूज़ करने में वो सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वहाँ वो डिपेंड करता है
क्योंकि वहाँ पर हम लोग को सॉफ्टवेयर के थ्रू देखना पड़ता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड मैनेज एनीथिंग दैट वी कैन नॉट सी एंड फील। और उसको जिस चीज़ को हम लोग खुद नहीं देख पा रहे या फील नहीं कर पा रहे, उसको हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? उसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट, इन अदर टाइप ऑफ product manufacturing such as car manufacturing, we can see a product being developed through various stages such as fitting engine, fitting doors etc. लेकिन जैसे अब मान लीजिए कोई कार हम लोग खरीदते हैं, तो हम लोग उसका कैसे डोर को फिटिंग किया है, इंजन कैसे फिटिंग किया है, वो अलग अलग रूप से हम लोग उसको देख सकते हैं। Therefore it becomes easy to accurately determine how much work has been completed and to estimate how much more time will be take। मान लीजिए कोई कार का अगर हम लोग कोई वर्क करने दिए या वर्क हो रहा है, या कोई कंपनी अगर देख रही है कि उसमें क्या काम बाकी है, कितना काम हो चुका है, तो आसानी से देख सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर का में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा मुश्किल है। ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द ओनली रॉ मटेरियल कंज्यूम इज डेटा। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल क्या होता है उसका, जो डेटा होता है कि डेटा कितना कंज्यूम हो रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ रॉ मटेरियल आर कंज्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट। अगर उसका चीज़ देखा जाए कि अगर रॉ मटेरियल अगर मान लें कि दूसरे प्रोडक्ट में क्या है कि बहुत सारे रॉ मटेरियल उसमें होते हैं, बट यहाँ सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या है, सिर्फ आपका डेटा कितना उसमें कंज्यूम हो रहा है वो आपका रॉ मटेरियल है। एज एन एग्जाम्पल कंसिडर स्टील मेकिंग कंपनी। एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं जो है स्टील मेकिंग कंपनी है, उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर शो कर रहे हैं। देखिए हमने लिखा द कंपनी वुड कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ रॉ मटेरियल सच एज आयरन और कोल, लाइम, मैंगनीज एक्सेट्रा। अब जैसे कंपनी मान ली स्टील कंपनी है, तो उसका रॉ मटेरियल बहुत सारा हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोल भी हो सकता है, लाइम भी हो सकता है, मैंगनीज, ये सारे चीज़ उसको रॉ मटेरियल है। Not surprisingly then, many clauses of ISO 9000 standard are concerned with raw material control। और ISO 9000 का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह का रॉ मटेरियल यूज कर रहा है कंपनी, स्टील कंपनी, वो भी बहुत उसको अफेक्ट करता है और उस पर बहुत डिपेंड करता है, तब जाके वो सर्टिफाई करता है, क्योंकि वो उसको ये सब देखता है कि रॉ मटेरियल उसने क्या क्या यूज किया और कैसा क्वालिटी का यूज किया। दीज क्लॉजेज आर ऑब्वियसली नॉट रिलेवेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट इस तरह का कोई तरह का जैसा हम लोग स्टील कंपनी में देख रहे हैं वैसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, कुछ कि रॉ मटेरियल सिर्फ डाटा है, और डाटा को क्या कैसे डिसीजन होगा कि डाटा क्वालिटी वाला है या नहीं क्वालिटी वाला। Due to such radical differences between software and other types of product development, it was difficult to interpret various clauses of the original ISO standard in the context of software industry। तो कहता है कि इस तरह का बहुत जो डिफरेंस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो अलग अलग में, तो इस तरह से ये यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ISO स्टैंडर्ड बहुत मुश्किल है इसको इंटरप्रेट करना। Therefore, ISO released a separate document called ISO 9000 Part 3 in 91 to help interpret the ISO standard for software industry। तो ISO ने एक अलग डॉक्यूमेंटेशन एक जारी किया जिसका नाम दिया ISO 9000 Part 3 91 में, जो खास करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए वो इंटरप्रेट किया और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए उसने यूज किया ताकि वो उसको अलग से उसको सर्टिफाई कर सके। इसी के नेक्स्ट जो आपका पार्ट है ये ISO अभी 9000 हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है ACI CMM। ACI मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, CMM मीन्स कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये जो ACI CMM जो है ये स्पेसिफिकली फॉर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन टू सर्टिफाई दैम एट विच लेवल दे आर फॉलोइंग एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब ये जो देखें जैसे ISO 9000 चूँकि वो हर एक प्रोडक्ट के लिए पूरे दुनिया में यूज होता है, बट ये जो है स्पेशली सॉफ्टवेयर के लिए जो ACI CMM जो है ये सर्टिफाई करती है जो कि कैसा क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया और फॉलो किया गया है। ACI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, इसको शॉर्ट में ACI CMM बोलते हैं। ये प्रपोज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कार्ने मेलन यूनिवर्सिटी USA में जो कार्ने मेलन यूनिवर्सिटी है उसने सबसे पहले इसको प्रपोज किया। द US डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस, खास सबसे पहले ये लार्जेस्ट बायर था, US DOD मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज़ द लार्जेस्ट बायर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सबसे पहले चूँकि US में सबसे पहले सब डेवलप हुआ तो उसी सबसे पहले वही प्रोडक्ट को खरीदता भी था। It often faced difficulties in vendor performance and had to many times live with low quality products, late delivery and cost escalations। उसने चूँकि US डिपार्टमेंट जो डिफेंस का है उसने कई बार इस तरह का डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया वेंडर परफॉर्मेंस के थ्रू, क्योंकि वो उसका लो क्वालिटी प्रोडक्ट था, डिलीवरी लेट करते थे या कॉस्ट ऊपर नीचे हमेशा अप डाउन होता था। In this context, ACI CMM was originally developed to assist the US Department of Defense in software acquisition। तब इसी के संदर्भ में ये जो संस्था है ACI
और CMM जो है डेवलप किया गया ताकि इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, सॉफ्टवेयर इक्वेशन को देखा जा सके. द डिफरेंट लेवल ऑफ SEI CMM हैज़ बीन डिजाइंड सो दैट इट इजी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्लोली बिल्ड इट्स क्वालिटी सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो इस तरह का अलग अलग लेवल है डिजाइनिंग किया गया ताकि ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे उसको क्वालिटी के हिसाब से उसको मतलब स्टार्ट करके देख सके और उसको ये चेक कर सके कि उसका किस तरह क्वालिटी है. ACI CMM क्लासीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज इनटू द फॉलोइंग 5 मैच्योरिटी लेवल. तो इसने अलग अलग 5 जो है लेवल में इसने बांटा ताकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को क्लासीफाई कर पाए ताकि उसका क्वालिटी किस तरह से ये मेंटेन यहाँ देखा जा सके. सबसे जो लेवल 1 है इनिशियल, ठीक है, मैंने अलग हाँ इनिशियल. तो लेवल 1 जो है इनिशियल में सबसे पहले देखो, ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट दिस लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडहॉक एक्टिविटीज़. वेरी फ्यू और नो प्रोसेसेस आर डिफाइंड एंड फॉलोड सिंस सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन प्रोसेस आर नॉट. तो सबसे पहला जो इसका लेवल है इनिशियल, ठीक है, स्टार्टिंग. जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होगा सबसे पहले इसमें मतलब यहाँ कोई तरह का प्रोसेस डिफाइन नहीं होगा, कोई फॉलो नहीं होगा. सिंस सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर not defined, different engineers follow their own processes and as a result development efforts become chaotic. तो अब यहाँ पर क्या है कि चूँकि ये जो फर्स्ट हम लोग ने देखा जो लेवल इनिशियल, इसमें कोई तरह का यहाँ पर बहुत मैंने थोड़ा सा प्रोसेस डिफाइन किया गया, फॉलो किया गया ताकि यहाँ सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है जो अलग अलग इंजीनियर अपने प्रोसेस को यहाँ पर रिजल्ट के हिसाब से यहाँ सबसे पहले वो इनिशियल मतलब स्टार्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं कि अच्छा यहाँ पर हम लोग इसमें देखते हैं इसमें क्या हो सकता है. लेवल 2 में क्या होगा, रिपीटेबल. एट दिस लेवल द बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज ट्रैकिंग कॉस्ट एंड शेड्यूल्ड आर एस्टैब्लिश्ड. इस लेवल में क्या होता है, अब यहाँ से बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है अब एक कॉस्टिंग और शेड्यूलिंग यहाँ से तय करता है. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स आर यूज ऑन आइटम्स आइडेंटिफाइड फॉर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल. फिर जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल एक अलग है जो वो तय करता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिया गया है. साइज एंड कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स सच एंड फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, कोकोमो मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था पहले. तो इस तरह से अब कॉस्ट एस्टिमेशन यहाँ से और साइजिंग का जो सॉफ्टवेयर का साइजिंग कैसे है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन वाइज एनालिसिस यहाँ से करना शुरू करते हैं सेकेंड लेवल में. द नेसेसरी प्रोसेस डिसिप्लिन इज इन प्लेस टू रिपीट अर्लियर सक्सेस ऑन प्रोजेक्ट विद सिमिलर एप्लीकेशन. और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका है कि पहले का जो मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है तो उस तरह के अगर एप्लीकेशन अगर है अवेलेबल तो उसके थ्रू इसको एक तरह से हम लोग रिपीट करते हैं प्रोसेस को ताकि ये मालूम चल पाए कि हाँ अगर पहले एप्लीकेशन इस तरह का एप्लीकेशन अगर प्रोजेक्ट अगर सक्सेस है तो ये भी आई थिंक सक्सेस होना चाहिए. दो देयर इज अ रफ अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द डेवलपर अबाउट द प्रोसेस बीइंग फॉलोड, द प्रोसेस इज नॉट डॉक्यूमेंटेड. तो अब एक रफली एक माइंड सेट करता है डेवलपर कि हाँ अब जब उस तरह से अगर सक्सेस किया होगा तो ये भी सॉफ्टवेयर मतलब सक्सेसफुल होगा और सही होगा. तो इस तरह से लेकिन बट यहाँ प्रोसेस को यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हम लोग, लिखते नहीं हैं. थर्ड जो इसका लेवल है डिफाइंड. एट दिस लेवल द प्रोसेस फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड. अब इस लेवल से क्या है प्रोसेस जो है मैनेजमेंट और डेवलपमेंट एक्टिविटी दोनों के लिए यहाँ डॉक्यूमेंटेशन अब यहाँ से शुरू हो रहा है. अब डिफिनेशन यहाँ से डिफाइन कर दिया गया. देयर इज ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिविटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अब यहाँ से जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से समझ सकता है एक्टिविटीज, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है, उसका भूमिका एक डिफाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया. द प्रोसेस थ्रू डिफाइंड द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटीज आर नॉट मेजर्ड. अब यहाँ जो डिफिनेशन हो रहा है, जो प्रोसेस हो जा रहा है, उसको एक मेजरमेंट हम लोग यहाँ से नहीं कर रहे हैं. एट दिस लेवल द ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड्स अप द कैपेबिलिटीज ऑफ इट एम्प्लॉयज थ्रू पीरियडिक ट्रेनिंग प्रोग्राम. इस लेवल से ऑर्गेनाइजेशन एक कैपेबिलिटी तय करता है कि एम्प्लॉय कैसे कैसे वो अलग अलग रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं और किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन उसको ट्रेंड किए हैं लोगों को. तो ये एक डिफिनेशन यहाँ से थर्ड लेवल में शुरू होता है. फोर्थ लेवल 4 मैनेज्ड. एट दिस लेवल द फोकस इज ऑन सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स. अब यहाँ से फोर्थ लेवल जब आएगा अब सॉफ्टवेयर का एक माप एक मेट्रिक्स यहाँ से हम लोग तय करेंगे. बोथ प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट मेट्रिक्स आर कलेक्टेड. मतलब प्रोसेस कितना इसमें किया गया और कितना प्रोडक्ट का मेट्रिक्स है वो एक कलेक्ट यहाँ पर हम लोग करेंगे लेवल 4 में. क्वान्टिटिव quality goals are set for the product and the time of completion of the development. It was checked whether the quantitative quality goals for the product are met.
अब एक क्वांटिटेटिव क्वालिटी यहाँ से हम लोग गोल को सेट करेंगे कि प्रोडक्ट का, अब कि चूँकि वो डेवलपमेंट होने में कितना समय लगा है वो चेक किया जाएगा, और एक क्वालिटी गोल यहाँ से प्रोडक्ट का कैसे मैच कर रहा है, किस तरह से क्वांटिटेटिव क्वालिटी है, वो एक तरह से हम लोग यहाँ पर मैनेज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग उसका मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग। एट दिस स्टेज प्रोसेस आर प्रोडक्ट मैट्रिसेस आर कलेक्टेड। अब पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोडक्ट का मैट्रिसेस अब यहाँ कलेक्टेड हो गया फाइनली। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मेजरमेंट डेटा आर एनालाइज फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अब यहाँ से कंटिन्यू जो है हम लोग प्रोसेस इंप्रूव करेंगे और एनालाइज करते चलेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट का डेटा और मेजरमेंट कर रहा है। At CMM level 5, an organization would identify the best software engineering practices and innovations, which may be tools, methods or process, and would transfer these organization wide. फिफ्थ, जब ऑप्टिमाइजिंग जो आ जाएगा तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक पूरा इनोवेशन के रूप में कि वो अब इसको टूल्स के रूप में या मेथड के रूप में या प्रोसेस के रूप में पूरे दुनिया कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन वाइज इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मैंने दिया जा सकता है। तो ये 5 लेवल जो आपका है यहाँ तय किया गया है, जो कि जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर तय कर सकता है, ये संस्था जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जान सकता है कि हाँ सॉफ्टवेयर का क्या क्वालिटी हो सकता है। बट इसमें कुछ CMM जो CMM के थ्रू कुछ शॉर्ट कमिंग्स आते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं जो हम लोग यहाँ जानेंगे क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आते हैं। CMM डज सफ़र फ्रॉम सेवरल शॉर्ट कमिंग्स। तो इस CMM के दौरान कुछ कुछ शॉर्ट कमिंग्स मतलब कुछ कुछ इशूज़ भी आते हैं। द इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग दीज आर द फॉलोइंग। पहला जो है, द फर्स्ट फ्रीक्वेंट कंप्लेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन वाइल ट्राइंग आउट द CMM बेस्ड प्रोसेस improvement initiative is that they understand what is needed to be improved, but they need more guidance about how to improve it। मतलब CMM के दौरान कई सारे संस्था जो है ये एक उनका मानना है कि वो कि समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या मतलब ज़रूरत है, क्या इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है। बट दे नीड मोर गाइड, मतलब उनका कहना है कि इसमें और भी इम्प्रूव करने के लिए गाइडेंस होना चाहिए कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये इसमें एक उनको शॉर्टकमिंग्स दिखता है, जो वो सब ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं कि इसमें ये होना चाहिए, ताकि उसको कितना इम्प्रूव करना है ये हम लोग को एक गाइडेंस के रूप में डालना पड़ेगा। Another shortcoming that is common to ISO 9000 is that thicker documents, more detailed information and longer meetings are considered to be better। कहता है कि दूसरा एक शॉर्टकमिंग क्या है, जैसे ISO 9000 में था कि थिकर डॉक्यूमेंट्स के लिए इसमें मतलब इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल्ड में है, और लॉन्गर अगर मीटिंग्स है, अगर ज़्यादा लंबा अगर है तो उसको मतलब बेटर माना जा सकता है, क्योंकि डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जहाँ नहीं ऐसा होना चाहिए, ताकि थिकर डॉक्यूमेंट्स में उसमें ये सब प्रॉब्लम आएगा, जहाँ कंसिडर उसको, चूँकि अगर बड़ा मीटिंग्स अगर है इन्फॉर्मेशन है तो बढ़िया है, लेकिन थिकर डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। तो ये दूसरा एक शॉर्ट कमिंग्स था। थर्ड जो है, गेटिंग एन एक्यूरेट मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन करेंट मैच्योरिटी लेवल इज ऑल्सो एन इशू। थर्ड क्या इशू एक है, जो एक्यूरेट अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहता है कि इसका मैच्योरिटी लेवल क्या होगा, तो ये थोड़ा एक इशू है कि एक्चुअल हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं कि एक्यूरेट मेजर इसका क्या होगा। तो ये 3 तरह का CMM की शॉर्ट कमिंग जो है हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। अब जो उसका आपका टॉपिक में है, जो कि डिफरेंस जानना है कि ISO 9000 एंड SEI CMM में दोनों के जो क्या डिफरेंसेज है। अभी हम लोगों ने अलग अलग दोनों को पढ़ा, अब यहाँ एक डिफरेंस को चार्ट वाइज हम लोग टेबल वाइज देखते हैं, की वाइज देखते हैं। सबसे पहला की वाइज डेफिनेशन वाइज, तो ISO 9000 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। It certifies the companies that they are documenting the quality system elements which are needed to run a efficient and quality system। अगर डेफिनेशन के रूप में देखा जाए तो ये ISO 9000 जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो क्वालिटी एश्योरेंस देता है, कंपनी को सर्टिफाई करती है जो कि क्वालिटी सिस्टम के हिसाब से वो एफिशिएंट है कि नहीं रन करने के लिए, और जो ज़रूरत के हिसाब से रन करता है कि नहीं करता है, वो ISO 9000 एक सर्टिफाई करती है। बट SEI CMM जो है इज स्पेसिफिकली फॉर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन टू सर्टिफाई देम एट विच लेवल दे आर फॉलोइंग एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड। SEI CMM स्पेशली इस सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, जो सर्टिफाई करती है कि उसका किस तरह का लेवल है और कैसा मेंटेन वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को करता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन के रूप में अगर देखा जाए तो दोनों का डिफरेंस था। सेकेंड वन इज फोकस ऑफ ISO 9000 इज एन कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप एंड टू रिड्यूस द कस्टमर रिस्क। जनरली ISO 9000 का फोकस क्या है कि कस्टमर और सप्लायर दोनों के बीच का रिलेशनशिप आपस में बने, ताकि कस्टमर का रिस्क जो है कम किया जा सके। कस्टमर को ये लगे कि हाँ हमने जो भी सॉफ्टवेयर लिया वो क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, प्रोडक्ट हमने लिया है, क्योंकि ISO 9000 बाकी सब प्रोडक्ट के लिए यूज़ हम लोग करते हैं।
Focus of ACII CMM is to improve the process to deliver a quality software product to the customer. अब सॉफ्टवेयर के अगर हम लोग देखें तो ACII CMM का फोकस क्या है कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है वो एक उसका प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट है, मतलब उसको इसके थ्रू फोकस किया गया है कि जो भी प्रोसेस उसमें यूज हो रहा है वो सही इम्प्रूव है, तो कस्टमर को वहाँ सेटिस्फेक्शन होता है, तो फोकस यहाँ पर ये इस तरह किया गया है। नेक्स्ट जो आपका है कि टारगेट इंडस्ट्री, ISO 9000 इज यूज फॉर माई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्लियर है, ISO 9000 का टारगेट क्या है? इंडस्ट्री जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडस्ट्री, वहाँ पर इसको फोकस किया गया है, टारगेट किया गया है। बट ACII CMM को कहाँ किया गया है? क्लियर है कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए इसको यूज करते हैं, ये टारगेट इंडस्ट्री है। रिकॉग्निशन, ISO 9000 ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अक्रॉस लॉट्स ऑफ कंट्री, ठीक है, पूरे दुनिया कई सारे कंट्री जो है इसको एक्सेप्ट किए हैं ISO 9000। बट ACII CMM जो है USC में ही ज़्यादा इसको यूज किया गया है, ज़्यादा इसको मोस्टली लिया गया है, ये पहचान है इसका। नेक्स्ट गाइडलाइंस की है, ISO 9000 गाइड्स अबाउट कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड सेफगार्ड टू बी प्लेस्ड इन ए वर्क प्लेस। ISO 9000 गाइड करता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका सेफ्टी के वर्क प्लेस में कैसा सेफ्टी सेफगार्ड यूज हो रहा है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो वो एक तरह से गाइडलाइन शो करता है। बट ACII CMM स्पेसिफाई व्हाट इज़ टू बी फॉलोड बाई व्हाट लेवल ऑफ मैच्योरिटी, और ACII CMM बताता है कि उसका मैच्योरिटी का लेवल कैसा फॉलो किया गया है, क्योंकि 5 लेवल हम लोगों ने जो पढ़ा था उस तरह से लेवल वाइज वो फॉलो किस तरह से फॉलो कर रहा है वो यहाँ पर स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट जो है कि लेवल्स, ISO 9000 हैज 1 एक्सेप्टेंस लेवल, ठीक है, उसका एक लेवल क्या है कि एक बार में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और ACII CMM क्या है 5 एक्सेप्टेंस लेवल, क्योंकि 5 लेवल में उन्होंने जो पढ़ा था कि 5 तरह से लेवल के रूप में उसको एक्सेप्टेंस दिया जा सकता है। वैलिडिटी, ISO 9000 सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स, इसका वैलिडिटी क्या है 3 साल का, और ये भी जो है ACII CMM सर्टिफिकेट भी वैलिड फॉर 3 ईयर्स एज वेल, वो भी 3 ईयर्स का ही वैलिडिटी थी, ठीक है। फिर एक लेवल, वहाँ हम लोग ऊपर में लेवल्स पढ़े थे, और यहाँ एक लेवल ISO 9000 है नो लेवल, मतलब कोई लेवल्स मतलब इसका एक कोई ऐसा लेवल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्सेप्टेंस लेवल था। बट ACII CMM में क्या है 5 लेवल हम लोगों ने जो देखा था, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइज, ठीक है। बट ISO 9000 है नो लेवल्स। फोकस, ISO 9000 focuses on following a set of standards so that firms delivery are successful every time। ISO 9000 का फोकस क्या होता है कि फर्म्स का डिलीवरी हर एक टाइम सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बट ACII CMM फोकसेस जो है इम्प्रूव द, मतलब प्रोसेस पर इम्प्रूव करता है कि कैसा उसका प्रोसेस हो रहा है, तो ये इस पर ये फोकस करता है। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंस देखा ISO 9000 और इसका CMM, ठीक है, ACII CMM का। अब हम लोग जो इसमें टॉपिक पढ़ना है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ रहा था वो था आपका ISO 9000, ठीक है। एक तरह से हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के, हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हम लोग पढ़ रहे थे उसको। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर इट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। क्लियर है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है कि चूँकि जब हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो उसको मॉडिफाई किया जा सके, जब कस्टमर को डिलीवरी हो जाती है, कस्टमर को दे दिया जाता है, यूज़र को सेल कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आए उसको फिर से मॉडिफाई किया जा सके। The main purpose of software maintenance is to modify and update software application after delivery to correct fault and to improve performance। मेन पर्पस सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से क्या होता है कि मॉडिफाई करना और या अपडेट करना, जो भी अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अगर कुछ हम लोग यूज़र्स चाहता है या कस्टमर जो चाहता है या कुछ अगर फॉल्ट मान लीजिए उसमें आ रहा है जिसमें कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो डिलीवरी के बाद, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का ये मेन पर्पस है। नीड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, क्यों आखिर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू, सबसे पहला इसका है करेक्ट फॉल्ट, अगर कुछ भी फॉल्ट होता है सॉफ्टवेयर में तो उसको सुधारने के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्प्रूव द डिज़ाइन, अगर मान लें कि डिज़ाइन में कुछ अगर इम्प्रूव करना है तो वो ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट इन्हांसमेंट, जब जब टाइम टू टाइम इन्हांस करना है कुछ अगर तो वहाँ इम्प्लीमेंट कर सके हम लोग। इंटरफेस विद अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट किया जा सके, इंटरफेस किया जा सके, तो वहाँ भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है।
accommodate programs so that different hardware, software, system, features and telecommunication facilities can be used. क्योंकि सॉफ्टवेयर का कई हार्डवेयर के साथ उसका कनेक्टेड होता है, सॉफ्टवेयर के साथ होता है, फीचर सिस्टम जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, तो ये सारा आपस में इंटरफेस कर पाए, तो वहाँ भी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। माइग्रेट लीगेसी सॉफ्टवेयर, मान ली लीगली अगर हमको एक सॉफ्टवेयर किसी में और में हमको माइग्रेट करना है, तो उस जगह हम भेजना चाहते हैं या उसमें से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वहाँ भी मेंटेनेंस का ज़रूरत है। रिटायर्ड सॉफ्टवेयर, मान ली सॉफ्टवेयर बहुत साल हो गया, रिटायर हो गया, तो फिर मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि उसको फिर से उसको रीयूज़ किया जा सके। नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस मॉडल, जो आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का अलग अलग मॉडल क्या हो सकता है। Since the scope, activity required for different maintenance projects vary widely, no single maintenance process model can be developed to suit every kind of maintenance project. However, two broad categories of process model can be proposed. तो कहते हैं कि ये जो एक्चुअली देखा है तो कोई डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्ट जो है अलग अलग इसको डेवलप नहीं हुआ है आज तक, बट इसको दो तरह की कैटेगरी में हम लोग इसको बांट सकते हैं प्रोसेस मॉडल को। फर्स्ट मॉडल जो है, द फर्स्ट मॉडल इज प्रेफर्ड फॉर projects involving small reworks where the code is changed directly and the changes are reflected in the relevant documents later. पहला जो मॉडल है, छोटे छोटे रिवर्स स्किल में इसको इन्वॉल्व हम लोग कर सकते हैं। छोटा छोटा कोडिंग अगर बदलना है, डायरेक्टली चेंजिंग करना है जो भी डॉक्यूमेंट्स, और बाद में उसको फिर अगर डॉक्यूमेंट्स को मतलब रिफ्लेक्ट करें, तो उस कंडीशन में हम लोग फर्स्ट मॉडल को यूज कर सकते हैं। इन दिस अप्रोच द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स बाय गैदरिंग द रिक्वायरमेंट फॉर चेंजेस। और इस अप्रोच में क्या होता है, प्रोजेक्ट शुरू करता है छोटे छोटे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से गैदर, मतलब चेंजिंग क्या क्या करना है, तो यहाँ से वो स्टार्ट करता है उसको एक तरह से कलेक्ट करना है। The requirements are next analyzed to formulate the strategies to be adopted for code changes. और फिर से उसको एक फॉर्मुलेट करते हैं कि जो चेंजिंग करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फिर एनालाइज करते हैं। एट दिस स्टेज द एसोसिएशन ऑफ एटलीस्ट ए फ्यू मेंबर्स ऑफ द original development team goes a long way in reducing the cycle time, especially for projects involving unstructured and inadequately documented code. इस स्टेज में क्या होता है कि अगर कुछ जो मेंबर एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं, जो डेवलपमेंट जो एक्चुअल जो डेवलपमेंट टीम जो होती है उसका, तो वो एक मैंने ज़्यादा प्रोजेक्ट बड़ा ना हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन एक करती है और एक मैंने ज़्यादा समय नहीं लगे उसको एक तरह से रिड्यूस करने का काम करती है। The availability of a working old system to the maintenance engineer at the maintenance site greatly facilitates the task of the maintenance team, as they get a good insight into the working of the old system and also can compare the working of their modified system with the old system. और जो वर्किंग जो ओल्ड सिस्टम जो पहले के जो इंजीनियर्स जो हैं वो लोग जो है इसको अलग अलग मेंटेनेंस टीम करके उसको वर्क के रूप में और कंपेयर करते हैं ताकि उसको मॉडिफाई, मैंने पुराने सिस्टम से इसमें नया सिस्टम में मॉडिफाई किया जा सके। तो फर्स्ट मॉडल में हम लोग ये करना होता है। सेकेंड मॉडल जो है, जो अलग से क्लासीफाई किया गया है, द सेकेंड मॉडल इज प्रेफर्ड फॉर प्रोजेक्ट वेयर द अमाउंट ऑफ रिवर्क रिक्वायरमेंट इज सिग्निफिकेंट। जहाँ मतलब कि ज़रूरत है जो रिवर्क, मतलब फिर से अगर बहुत ज़्यादा अगर जो वहाँ पर सेकेंड मॉडल में मान लें कि ज़्यादा अगर वहाँ ज़रूरत है तो और महत्वपूर्ण है, तो उस जगह इसको सेकेंड मॉडल हम लोग यूज करते हैं। दिस अप्रोच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रिवर्स इंजीनियरिंग साइकिल फॉलोड बाय ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग साइकिल। ठीक है, सच एन अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। मतलब उसको फिर से अगर पूरा सारा डिजाइनिंग और उसका एक तरह से री इंजीनियरिंग बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग साइकिल, तो उस जगह हम लोग उसको साइकिल एक तरह से इसमें हम लोग करते हैं ताकि जो भी लीगेसी प्रोडक्ट हो या जो भी मान ली उसमें और भी कुछ ऐड करना हो, आज के अकॉर्डिंग अगर उसमें चेंजिंग करना हो तो आसानी से किया जा सके। ड्यूरिंग द रिवर्स री इंजीनियरिंग द ओल्ड कोड इज एनालाइज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मॉड्यूल स्पेसिफिकेशंस। तो जब रिवर्स री इंजीनियरिंग हम लोग करेंगे तो पुराने जो कोड होगा उसको एनालाइज किया जाएगा और वहाँ से मॉडल स्पेसिफिकेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। द मॉडल स्पेसिफिकेशन आर द एनालाइज टू प्रोड्यूस द डिजाइन, और फिर से डिजाइनिंग हम यहाँ से नया हम लोग एनालाइज करना शुरू करेंगे। द डिजाइन इज एनालाइज्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और धीरे धीरे ये जो भी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिकेशन होगा उसको यहाँ से हम लोग सेकेंड मॉडल में हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक पॉइंट आया था रिवर्स री इंजीनियरिंग, तो वहाँ उसके बारे में हम लोग फिर नीचे पढ़ेंगे। सेकेंड मॉडल में ये पूरा कम्प्लीटली मॉडल जो है रिवर्स इंजीनियरिंग पर पूरा डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग।
Reverse engineering is a process of extracting knowledge or design information from anything man-made and reproducing it based on extracted information. It is also called back engineering. ठीक है, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, जो भी अगर कोई आदमी के द्वारा या जो भी पहले से इन्फॉर्मेशन है उससे अगर एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने वहाँ से डिज़ाइन हम लोग ले लेते हैं कि नहीं अब यहाँ से कुछ और हम लोग को चेंजिंग करना है, तो वहाँ से प्रोसेस करना है, तो जो भी डिजाइनिंग हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो भी नॉलेज है अवेलेबल है, वहाँ से कैसे इसको रिप्रोड्यूस किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। इसको हम लोग बैक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? Software reverse engineering is the process of recovering the design and the requirement specification of a product from an analysis of its code. ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर, ये तो रिवर्स इंजीनियरिंग में कई सारे प्रोडक्ट के लिए होंगे, बट अगर स्पेशली अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या है कि जो भी डिजाइनिंग हम लोगों ने यूज करा है, जो भी स्पेसिफिकेशन है उसमें कुछ रिकवर, मतलब कुछ और अगर मान लीजिए एनालाइज किया जाए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग यहाँ पर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग हम लोग कहेंगे। Reverse engineering is becoming important since several existing software products lack proper documentation, are highly unstructured, or their structure has degraded through a series of maintenance efforts. तो अब इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है रिवर्स इंजीनियरिंग का? क्योंकि जब बहुत पुराने जब प्रोडक्ट होते हैं सॉफ्टवेयर के, उसमें प्रॉपर में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, वो हाईली अनस्ट्रक्चर्ड होता है, या उसका मेंटेनेंस एफर्ट्स उसमें डिग्रेडेड, मतलब सही से स्ट्रक्चर नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग को सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग का ज़रूरत पड़ता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग यूजुअली focuses on carrying out cosmetic changes to the code to improve its readability, structure and understandability. पहला रिवर्स इंजीनियरिंग का जो पहला स्टेज जो है उस पर फोकस होता है कि जो इसमें मतलब उसको इम्प्रूव किया जाए। सबसे पहले कॉस्मेटिक चेंज, मतलब जो ऊपर से जो दिखता है, जैसे रीडेबिलिटी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको आसानी समझा सके, विदाउट चेंजिंग और एनी ऑफ इट्स फंक्शनलिटी, बिना कोई फंक्शन में चेंजिंग किया सके, मतलब इस तरह से एक कॉस्मेटिक चेंज बोलते हैं, जो ऊपरी जो ऊपर हमको दिखता है उस पर फोकस सबसे पहले करता है। A program can be reformatted using any of the several available pretty printer programs which lay out the program neatly. तो कोई भी प्रोग्राम को रीफॉर्मेट किया जा सकता है, अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम्स जो हैं, जो ऑलरेडी प्रोग्राम जो साफ़ सुथरा है, उस तरह से इसको रीफॉर्मेट फिर से किया जा सकता है। आफ्टर द कॉस्मेटिक चेंजेज हैव बीन कैरिड आउट ऑन ए लेगेसी सॉफ्टवेयर, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द कोड डिजाइन एंड द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैन बिगिन। तो एक बार जब कॉस्मेटिक चेंजेज हम लोग कर लेते हैं लेगेसी सॉफ्टवेयर पर, तो धीरे धीरे फिर अब कोडिंग यहाँ से प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं, डिजाइनिंग शुरू करते हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होगा वह अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि वाई रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों आखिर ज़रूरत पड़ा है इसका? तो इसका सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग प्रॉपर सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। तो चूँकि पहले के बहुत सारे सॉफ्टवेयर में प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम लोग प्रॉपर वे में सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ लॉस्ट इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अगर पहले से अगर चला गया है, इधर उधर अगर लॉस्ट हो गया है, तो उसको रिकवर किया जा सके। असिस्टिंग विथ मेंटेनेंस, फिर उसको मेंटेनेंस के लिए असिस्ट किया जा सके, ताकि उसमें जो भी अगर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके या उसको इम्प्रूव किया जा सके। फैसिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर यूज, उस रीयूज का फिर से उसको किया जा सके। डिस्कवरी अनएक्सपेक्टेड फ्लॉज और फॉल्ट। मान लें कि अगर हम जो उम्मीद करते हैं कि नहीं ऐसा फॉल्ट आएगा, बट उसको ढूंढ के निकाला सके ऐसा फॉल्ट हो सकता है आगे फ्यूचर में, तो उसको भी हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग सॉल्व किया जा सकते हैं। यूज ऑफ सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग को? सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। रिवर्स इंजीनियरिंग इनेबल द डेवलपर और प्रोग्रामर टू ऐड न्यू फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर विथ और विदाउट नोइंग द सोर्स कोड। तो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग डेवलपर होता है, ये प्रोग्रामर होता है, नया नया फीचर्स उसमें ऐड कर सकता है। जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो मतलब बिना कोडिंग जाने हुए नया नया फीचर उसमें ऐड कर सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग इज ऑल्सो यूजफुल इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इट हेल्प्स द टेस्टर टू स्टडी द वायरस एंड अदर मैलवेयर कोड। और रिवर्स इंजीनियरिंग जो है जनरली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी बहुत मदद करता है। और जैसे आजकल वायरस हर दिन नया नया क्रिएट हो रहा है, अलग अलग मैलवेयर कोडिंग आजकल नया नया डेवलप हो रहा है, तो इस सबको भी वो जांच करने में ये सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग मदद करता है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा सॉफ्टवेयर रिवर्स री इंजीनियरिंग के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है एस्टिमेशन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉफ्टवेयर जब मेंटेनेंस होता है तो इसका कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कॉस्टिंग से सारा सॉफ्टवेयर पर पूरा इफेक्ट करता है।
रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई। ठीक है, ये देखा गया कि जनरली कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो बहुत हाई होता है। ए स्टडी एंड एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फाउंड दैट कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज एज हाई एज 67% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटायर सॉफ्टवेयर प्रोसेस साइकिल। अगर देखा जाए तो जो भी सॉफ्टवेयर का हम लोग प्रोसेस करते हैं, जो भी बनाते हैं या मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसका 67% समझ लीजिए जो कॉस्टिंग है वो पूरा मेंटेनेंस के लिए लिया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ जो आपको डायग्राम दिखाया है एक इसके थ्रू, देखिए चार्ट के थ्रू, तो देखिए मेंटेनेंस का पार्ट देखिए 67%। ठीक है, रिक्वायरमेंट 3%, 8% डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन 7%, टेस्टिंग 15%, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट जो किस में लगता है कॉस्टिंग में, मेंटेनेंस का। तो ऑन एन एवरेज द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज मोर देन 50% ऑफ ऑल SDLC फेसेस। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अगर फेजेज में हम लोग देखें तो किसी भी में अगर सॉफ्टवेयर का अगर हम लोग उठाएंगे मेंटेनेंस तो 50% से ऊपर ही होगा। देयर आर वेरियस फैक्टर द विच ट्रिगर मेंटेनेंस कॉस्ट गो हाई। हालांकि बहुत सारे मैटर करता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों ज़्यादा, जितना ज़्यादा है इसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। वी नो दैट मेंटेनेंस एफर्ट्स रिक्वायर अबाउट 60% ऑफ द टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट फॉर ए टिपिकल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। क्लियर है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने में हमको 60% अगर देखा है तो मेंटेनेंस एफर्ट हम लोग को वहाँ देना पड़ता है। हाउएवर मेंटेनेंस कॉस्ट वैरी वाइडली फ्रॉम वन एप्लीकेशन डोमेन टू अनदर। लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट अलग अलग एप्लीकेशन वाइज उसके यूज के हिसाब से भी उसका वैरी करता है। फॉर इमीडिएट सिस्टम द मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी एज मच एज 2 to 4 टाइम्स द डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर देखा है तो मेंटेनेंस कॉस्ट 2 से या 4 बार डेवलपमेंट कॉस्ट भी कभी कभी 2 to 4 टाइम्स भी ज़्यादा लिया जाता है। बोएम 1981 में वो प्रपोज किया एक फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट एज पार्ट ऑफ कोकोमो कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। कोकोमो मॉडल जो हम लोग पढ़े थे उसके आधार पर उसने एक बोएम जो है सबसे पहले प्रपोज किया 81 में। बोएम्स मेंटेनेंस कॉस्ट एस्टिमेशन इन मेड इन टर्म्स ऑफ ए क्वांटिटी कॉल्ड द एनुअल चेंज ट्रैफिक, ACT। ठीक है, उसने एक एस्टिमेशन के लिए एक ACT उसने एक क्वांटिटी बनाया। बोएम डिफाइंड ACT एज द फ्रैक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सोर्स इंस्ट्रक्शन विच अंडरगो चेंज ड्यूरिंग ए टिपिकल ईयर आइदर थ्रू एडिशन और डिलीशन। उसने एक्चुअली ACT को कैसे फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा है कि जो भी टिपिकल ईयर वाइज जो एडिशन या डिलीशन जो भी उसमें ऐड हो रहा है या डिलीशन हो रहा है तो उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करता है ACT के रूप में। इसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसका जो फार्मूला है कि ACT इक्वल टू KLOC एडेड प्लस KLOC डिलीटेड डिवाइड बाई KLOC टोटल। KLOC मीन्स जो है टोटल सॉरी KLOC एडेड जो है का मतलब देखिए यहाँ पर इज द टोटल किलो लाइन्स ऑफ सोर्स कोड। ठीक है, जो ऊपर में सबसे पहले जो KLOC एडेड हमने छोटा लिखा वो क्या है, टोटल किलो लाइन्स ऑफ सोर्स कोड जो हम लोग सोर्स कोड यूज कर रहे हैं। एडेड ड्यूरिंग मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस के दौरान जो हम लोग ऐड करेंगे। KLOC डिलीटेड इज द टोटल KLOC, सॉरी स्लाइड बैक चला गया। तो इसके बाद एक सेकंड, ठीक है, ओके देन KLOC एडेड मीन्स क्या, टोटल किलो ऑफ लाइन्स ऑफ सोर्स कोड एडेड ड्यूरिंग मेंटेनेंस। KLOC डिलीटेड इज द टोटल KLOC डिलीटेड ड्यूरिंग मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस के दौरान कितना किलो लाइन आपका सोर्स कोड हम लोग डिलीट कर रहे हैं वो। ठीक है, वो हो गया आपका दोनों ऐड हो गया, मतलब ऐड और डिलीट दोनों ऐड कर दिया गया। दस दैट द कोड दैट इज चेंज शुड बी काउंटेड इन बोथ द कोड एडेड एंड कोड डिलीटेड, दोनों को काउंट कर लिया गया, कितना ऐड किया गया किलो लाइन ऑफ सोर्स कोड और कितना डिलीट किया गया। द एनुअल चेंज ट्रैफिक इज मल्टीप्लाइड विद द टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट टू अराइव एट द मेंटेनेंस कॉस्ट, और डिवाइड कैसे कर दिया गया KLOC टोटल से, जो भी किलो लाइन ऑफ सोर्स कोड जितना टोटल हमने लिया उसे डिवाइड कर दिया गया। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे निकल गया, AC2 मल्टीप्लाई डेवलपमेंट कॉस्ट। अब जो भी ACT यहाँ पर फाउंड हुआ और जो डेवलपमेंट कॉस्ट था दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से ही हम लोग इसको मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। अब देखिए रियल वर्ल्ड में कैसे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत फैक्ट करता है और कैसे अफेक्ट करता है। द स्टैंडर्ड एज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड अप टू 10 to 15 ईयर्स। क्लियर है, कोई सॉफ्टवेयर को देखा है तो जनरली हम लोग जानते हैं कि उसको 10 से 15 साल कम से कम उसका एज होना चाहिए। ओल्डर सॉफ्टवेयर विच वी आर meant टू वर्क ऑन स्लो मशीन्स विथ लेस मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी कैनॉट कीप देमसेल्व्स
चैलेंजिंग अगेंस्ट न्यूली कमिंग इनहैंस सॉफ्टवेयर ऑन मॉडर्न हार्डवेयर। जो पुराने सॉफ्टवेयर होते थे वो छोटे छोटे मशीन में कम मेमोरी के साथ, कम कैपेसिटी के साथ वो जब स्टोर होता था, लेकिन जब भी जैसे ही मॉडर्न हार्डवेयर और जब नया कंप्यूटर में जब उसको हम लोग स्टोर करते हैं सॉफ्टवेयर जो अपडेट, तो वहाँ पर उसको चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे उसको अपडेट किया जाए। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेज इट बिकम्स कॉस्टली टू मेंटेन ओल्ड सॉफ्टवेयर। और अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है तो ये भी कॉस्टली हो रहा है, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना भी कॉस्टली हो जाता है। फिर मोस्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स आर न्यू बाई एंड यूज ट्रायल एंड एरर मेथड टू रेक्टिफाई प्रॉब्लम। जितना भी मेंटेनेंस इंजीनियर्स है सब आजकल नया नया आजकल एरर मेथड को रेक्टिफाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आजकल एक से एक सॉफ्टवेयर भी आ गया जिसके थ्रू हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। Often changes made can easily hurt the original structure of the software, making it hard for any subsequent changes. तो मतलब ये भी देखना है कि अफेक्ट करता है कि ताकि अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना प्रॉब्लम हो, उसमें हर्ट ना हो, और चेंजिंग भी हम लोग आसानी से उसको कर सकें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चेंजेज आर ऑफन लेफ्ट अनडॉक्यूमेंटेड विच मे कॉज मोर कन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर। जब भी चेंजिंग होता है तो डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है, तो कि बाद में फिर फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट एक होता है कि ये क्यों चेंजिंग किया गया या कैसे किया गया। ये भी बहुत अफेक्ट करता है रियल वर्ल्ड को। सॉफ्टवेयर एंड अफेक्टिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। अब अगर सॉफ्टवेयर के पार्ट देखा है तो वो भी मेंटेनेंस कॉस्ट को बहुत फैक्टर करता है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, स्टाफ, रिलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये सारा भी जो है सॉफ्टवेयर के पार्ट से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, डिपेंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा यूज हो रहा है, कैसे स्टाफ अवेलेबिलिटी रिलेबल हैं, तो इस पर भी बहुत सारा मेंटेनेंस कॉस्ट आपका अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो आपको है सॉफ्टवेयर, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका जो है सबसे लास्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। उसमें हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू रेशनल रोज। बस इस टूल से हम लोग को एक ही चीज़ पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू रेशनल रोज। रोज मीन्स व्हाट? रोज स्टैंड्स फॉर रेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, रोज का फुल फॉर्म क्या है? रेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। रेशनल रोज इज डेवलप्ड बाय रेशनल कॉर्पोरेशन विच इज अंडर IBM। ये एक IBM कंपनी है, जो कंपनी आप सब जानते हैं, उसके अंदर में एक रेशनल कॉर्पोरेशन है, उसने डेवलप किया रेशनल रोज के नाम से। रेशनल रोज ये टूल फॉर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये है क्या रेशनल रोज? इसके बारे में जानते हैं हम लोग, जानना है यहाँ पर। ये मॉडलिंग एक सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है, ये टूल है। और रेशनल रोज सपोर्ट UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो आप जानते हैं, उसको ही सपोर्ट करता है। रेशनल रोज इज ए टूल दैट सपोर्ट्स राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग, मीन्स ए टूल दैट सपोर्ट्स कन्वर्सन ऑफ ए मॉडल टू कोड एंड फ्रॉम कोड टू ए मॉडल। इसका काम क्या है कि एक टूल, ये टूल है जो सपोर्ट करता है मॉडल टू कोड एंड कोड टू ए मॉडल। देखिए नीचे एक हमने रेशनल रोज का इंटरफेस कैसा ये शो करेगा। अलग अलग बार है, जो टूल बार, मेन्यू बार, डायग्राम टूल बार, डायग्राम विंडो। इसको हम बस एक लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करते रहे कि ये सारे टूल बार, ये जो भी बार है इसका क्या यूज़ है। इसको इस जो आपको जो शो कर रहा है इसको हम लोग आगे यहाँ पर अलग अलग से अगले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है। मेन्यू बार, सबसे पहले क्या है? मेन्यू बार। द मेन्यू बार कंसिस्ट ऑफ सेवरल, सॉरी स्लाइड थोड़ा सा एक मिसहैंडलिंग हो रहा है। मेन्यू बार, द मेन्यू बार, एक सेकेंड, वन सेकेंड, थोड़ा स्लाइड प्रॉब्लम कर रहा है। Just a second. Okay. Menu bar. The menu bar consists of several menu like the file menu, edit menu, view menu, etc. All these menu contain several options. Clear है? मेन्यू बार जैसे हम जनरल होता है उसमें फाइल होगा, एडिट होगा, व्यू होगा, तो इसमें कई सारे ऑप्शन भी होंगे। देन टूल बार contain the most frequently used action like new, open, save as। स्टेटस बार, द स्टेटस बार एट द बॉटम डिस्प्ले स्टेटस मैसेज, जिसमें स्टेटस दिखेगा। ब्राउजर विंडो, ब्राउजर में हम लोग अलग अलग व्यू यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल व्यू, कंपोनेंट व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू, अलग अलग डायग्राम को हम लोग देख सकते हैं। डायग्राम टूल बार, द डायग्राम टूल बार डिस्प्लेज द सिंबल ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ डायग्राम। अलग अलग डायग्राम को यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। डायग्राम विंडो,
द डायग्राम विंडो इज द प्लेस वेयर द यूजर ड्रॉज द डायग्राम यूजिंग द सिंबल फ्रॉम द डायग्राम टूल बार। इसके थ्रू हम लोग यहाँ कहाँ प्लेस करना चाहते हैं डायग्राम को। लॉग विंडो, इसके थ्रू हम लोग एरर मैसेज जान सकते हैं, वार्निंग जान सकते हैं। एंड फाइनली डॉक्यूमेंटेशन विंडो, इसके थ्रू हम लोग जो भी डॉक्यूमेंटेशन को डिस्प्ले करना है, जो भी सिंबल था उसके थ्रू हम डॉक्यूमेंटेशन इसके थ्रू देख सकते हैं। तो ये फाइनली हम लोगों ने जो देखा कि अलग अलग जो रेशनल रोज इंटरफेस का अलग अलग जो टूल बार था उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ जाना। तो आज ये पूरा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल जो पेपर है आज यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू। फिर उसको हम लोग आप पढ़ें, जहाँ डाउट हो फिर आप हमसे पूछें व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू।